तो बच्चों, आज हम लोग एटॉमिक न्यूक्लियस का एक नया टॉपिक लेकर आ गए हैं और वो टॉपिक क्या है तुम बोर्ड में देख ही रहे हो। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी। अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो पहले जाओ, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, पुराना वाला वीडियो देख कर आओ, ठीक है। उसके बाद ये करना। वैसे ये एक अलग टॉपिक है, अगर पुराना वीडियो नहीं भी देखोगे तो इससे समझ में आ जाएगा। हेडिंग क्या है? मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट होता क्या है, पहले तो एक चीज समझो। जैसे अगर हम तुमको बोल दें कि तुम्हारा घर में जितना सामान है, अगर हम उसको बाहर ले जाकर जब उसको हम वेट किए, वजन किए, तो उसका जो भी मास था, जैसे तुम्हारे घर के अंदर लाए और उसको घर के साथ वजन किए तो उसका मास कम हो गया। ये कैसे सर? हाँ सर, मतलब उसको जब हम लोग वो अलग अलग था, आजाद था, उसको जब वेट किए थे तो जो भी वेट था घर के अंदर लाकर किए तो उसका वेट कम हो गया। गया कहाँ सर एक्स्ट्रा वेट? वो जो वेट कम हो गया वो कहाँ चला गया, है ना। तो वैसे ही कुछ होता है न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जब ये अलग अलग होता है तो उसको लोग बोलते हैं न्यूक्लियन। न्यूक्लियन क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, कुछ कंसीडर कर लेते हैं, कुछ प्रोटॉन है कुछ न्यूट्रॉन है। ये सबको जब हम वेट किए, वजन किए, तो एक तो इसको न्यूक्लियन बोलते हैं। जो भी वेट था, जैसे ही इसको हम न्यूक्लियस में चेंज किए, समझ लो ऐसा देखो सेम है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 प्रोटॉन एंड 1 2 3 4 5 6 न्यूट्रॉन है। यहाँ पर भी है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन इसके अंदर भी है, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन यहाँ पर भी है। लेकिन जब हम लोग वेट किए थे तो इसका वजन ज्यादा था रिलेटेड टू इसका। तो कुछ मास, मतलब यहां से यहां आने में सम मासेस इज डिसअपियर्ड, कुछ मास डिसअपियर्ड हो जाता है। मतलब नॉर्मली समझो ये बिना घर का, ये घर के साथ है, और जब ये बिना घर के था तो इसका वजन ज्यादा था, और जब घर के साथ हो गया तो इसका वजन कम हो गया। तो ये मास कुछ गया कहां पे, ठीक है ना। तो सिंपल सा है कि ये जो न्यूक्लियन का मास होता है और ये जो न्यूक्लियस का मास होता है, तो इसी के बीच के मास के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। कि जब न्यूक्लियन से न्यूक्लियस बनता है तो सब मासेस आर डिसअपियर्ड, कुछ मास डिसअपियर्ड हो जाता है। वही डिसअपियर्ड मास को हम लोग क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट, ठीक है। मतलब मास डिफेक्ट को अगर हम लोग डेल्टा एम से लिखें, डेल्टा एम को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो ये क्या होता है? मास ऑफ न्यूक्लियन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, यही हमारा होता है मास डिफेक्ट। कि न्यूक्लियन का मास को जब न्यूक्लियस के मास से माइनस करते हैं तो वो जो मास का डिफरेंस आता है उसी को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। हो गया। अब मास ऑफ न्यूक्लियन क्या होता है? मास ऑफ न्यूक्लियन मतलब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। अगर मान लें हम लोग कोई एलिमेंट है X, उसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है, तो ये होता है हम लोग का नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब मास ऑफ द प्रोटॉन मतलब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे? मास ऑफ न्यूक्लियन। हो गया। और यहां पर मास ऑफ प्रोटॉन को हम लोग मान लेते हैं P, और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है? Z। तो ये हमारा हो गया टोटल मास ऑफ प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का मास को हम लोग MP मान लेते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ पे हम लोग स्मॉल m मान लेते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू नंबर ऑफ Z नंबर ऑफ प्रोटॉन इज Z। ओके। जो एटॉमिक नंबर होता है वही मास ऑफ प्रोटॉन होता है, प्लस अब हम लोग न्यूट्रॉन भी तो है न्यूक्लियस में, तो न्यूट्रॉन क्या होता है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर और मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये मेरा पूरा हो गया मास ऑफ न्यूक्लियन। ये न्यूक्लियन है, हो गया, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मास को अगर हम लोग x मान ले, x क्या है हम लोग का? x है मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जो हो जाता है, ये पूरा, इसी को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट का ये फॉर्मूला होता है, Z क्या है? एटॉमिक नंबर, ये मास ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है। और यहाँ पर A माइनस Z ये हो गया न्यूट्रॉन, और एक न्यूट्रॉन का मास माइनस पूरा मास ऑफ द न्यूक्लियस, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है। अब सवाल ये मास जाता कहाँ है? तो हम लोग को पता है, अभी हम लोग यहाँ को इसको रोकते हैं, हम लोग सेकेंड वाला पॉइंट में आते हैं, फिर हम लोग एक दूसरे को रिलेट करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा? बाइंडिंग एनर्जी, बाइंड करना है। तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो न्यूक्लियस के अंदर जब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन आता है, ये आपस में एक दूसरे से बाउंड रहता है, बंधा हुआ रहता है। तो ये जो बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दो बच्चे एक दूसरे को जब जोर से पकड़ के रखेगा एनर्जी से, तो क्या हुआ? एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है,
तो उसी बनने के लिए जो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में बांधे रखता है, पकड़ के रखता है स्ट्रांगली, और उसमें जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो अब हम लोग चूंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जानते हैं हम लोग, और कंजर्वेशन ऑफ मास भी जानते हैं हम लोग, कि मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। सेम चीज एनर्जी में भी है, मास और एनर्जी सेम चीज ही होता है। ठीक है, हम लोग क्या है, एनर्जी है, मास के फॉर्म में है। ठीक है, अभी हम आगे बताएंगे इसको। तो बोलने का मतलब है कि ये एनर्जी आया कहां से, क्योंकि इसके अंदर पैदा तो नहीं हुआ होगा, एनर्जी को हम लोग ना पैदा कर पाएंगे ना हम लोग खत्म कर पाएंगे। तो ये एनर्जी आया कहां से, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधे रखता है। तो ये एनर्जी उसी मास से आया है जो यहाँ पे मास डिस्ट्रॉय हुआ था। मतलब ये जो मास डिस्ट्रॉय हुआ था न्यूक्लियन से न्यूक्लियस बनने के दौरान जो मास डिसअपियर हुआ था, वही मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और वो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में बांध कर रखता है। ठीक है, तो इसके अंदर का जो एनर्जी है वो और इसका जो मास है वो अगर हम सबको एक जगह कर लें तो इसका मास उतना ही होगा जितना मास इसका होता है। तो यहाँ पर एनर्जी पैदा नहीं हुआ है, बल्कि जो मास डिसअपियर हुआ था वही यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो गया है, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ये बाइंडिंग एनर्जी कहां से आया, समझ में आया, यही जो मास डिफेक्ट हुआ है वही चेंज हो जाता है किसमें, एनर्जी में। ठीक है, तो मास डिफेक्ट हो गया कि न्यूक्लियन से न्यूक्लियस बनने के दौरान जितना मास डिफेक्ट होता है, डिसअपियर होता है, उसी को लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट, जिसका फॉर्मूला ये है, मास ऑफ द न्यूक्लियन माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस, और ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और अब हम आते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या था, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधे रखता है, या फिर ये बोलें कि ये बांधा हुआ है, इसको आजाद करने के लिए, इसको फ्री करने के लिए, यानी न्यूक्लियस से न्यूक्लियन बनाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। जो जाहिर सी बात है जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी से बांध के रखा है उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तो ये रिलीज कर देगा, आजाद हो जाएगा, और वापस से क्या बन जाएगा, न्यूक्लियन बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से यहां पर लाने के लिए हम लोग को बाहर से जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, या फिर इसके अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में जितने एनर्जी के साथ एक दूसरे से बंधा हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, अब जो है मास एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है, तो मास एनर्जी के लिए हमारे पास आइंस्टीन का जो फॉर्मूला है उससे कन्वर्ट होता है। क्या था फॉर्मूला हम लोग के पास, एनर्जी इक्वल्स टू mc², यही तो था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन ये इक्वेशन तो दिए थे, एनर्जी इक्वल्स टू मास इनटू c इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, होता है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर जो भी बोले, और वो कितना होता है, वो होता है हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहीं से मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और जब हम लोग इसके टर्म में, बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में इस इक्वेशन को लिखते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी को हम लोग लिखते हैं, बाइंडिंग एनर्जी को हम लोग डेल्टा ई से लिखते हैं, और मास डिफेक्ट को हम लोग किससे लिखते हैं, डेल्टा एम से। ये जो है मास डिफेक्ट, तो यहां पर डेल्टा ई इक्वल्स टू हो जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू डेल्टा एम, सॉरी, ये मास डिफेक्ट डेल्टा एम इंटू c²। ठीक है, इसी से हम लोग निकालते हैं कि कितना मास कितना एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। अभी हम लोग देखेंगे कि अगर हम 1 mu एटॉमिक मास यूनिट, जो सबसे छोटा स्मॉल यूनिट होता है, 1 mu अगर हम लोग मास को डिस्ट्रॉय करें तो हमारा कितना एनर्जी बनेगा। ठीक है, इस एनर्जी से हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसको। मास डिफेक्ट का इक्वेशन देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम 1 mu मास को सिर्फ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, 1 mu शायद इतना छोटा होता है, इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, अगर हम उसको भी डिस्ट्रॉय कर दे तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग को रिलीज हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं एनर्जी रिलीज क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी, यही तो है बाइंडिंग एनर्जी, डेल्टा इसे दिखाते हैं, ये क्या होता है, मास डिफेक्ट इनटू c², c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग बाइंडिंग एनर्जी का इक्वेशन निकाले हैं तो हम लोग अभी मास डिफेक्ट का इक्वेशन देखते हैं। मास डिफेक्ट का इक्वेशन क्या था, ये पूरा था यहां से यहां तक, ये mx क्या है, मास ऑफ द न्यूक्लियस है, और उसके साथ अगर हम c² मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा इक्वेशन हो जाता है किसका, बाइंडिंग एनर्जी का। अब यहां से निकालेंगे कि अगर हम 1 mu मास को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो हमें कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा। तो अगर मास डिफेक्ट कितना है, 1 mu है, तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, तो बाइंडिंग एनर्जी जो होगा वो बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा, मास डिफेक्ट इनटू c², और मास डिफेक्ट कितना है 1 mu, और हमको पता है 1 mu जो होता है वो बराबर होता है, इक्वल टू होता है कितना, 1.67 × 10⁻⁻27 kg, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है।
एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन ही सबसे ज्यादा भारी होता है, ठीक है। तो उसके मास का जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किस में आ जाता है, केजी में आ जाता है हमारा। डेल्टा एम कितना है 1 mu 1 और mu मतलब 1 mu इज इक्वल टू दिस, तो वो पुट कर दिए तो ये हमारा आ गया केजी में। और सी का वैल्यू हम लोग को पता है कितना होता है, अभी हम लिखे थे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और चूंकि इसके ऊपर सी के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम लोग कितना दे दिए, स्क्वायर दे दिए, ओके। तो ये जो होता है ना केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये बराबर होता है जूल का। किसका बराबर होता है, जूल का। अल्टीमेटली ये किसमें दिया हुआ, ये हमारा जूल में है। तो हमको पता है कि 1 जूल जो है वो बराबर होता है, इक्वल होता है 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये काफी छोटा क्वांटिटी हो जाता है तो हम लोग इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर क्या किया, ये जूल आया था। इसके बाद देखो सेम है यहां तक, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो ये किसमें आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी हम लोग इसको आर मेगा में ले जाएंगे तो क्या होगा, ये सेम है, सब सेम है। इसको 10⁻⁻6 के साथ जब कर देंगे तो ये किसमें आ जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये पूरा को हम लोग अगर जब सॉल्व करते हैं तो नियरली इक्वल टू कितना आता है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो देखो ये पूरा कैलकुलेशन था, ये बंगाल बोर्ड में उतना नहीं पूछता है। तो सिंपली याद रखना, अगर हम 1 mu मास को सिर्फ डिस्ट्रॉय करेंगे, मतलब इतना छोटा सा, तो हमको इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। अभी न्यूक्लियर एनर्जी में वही देखेंगे हम लोग कि अगर मुट्ठी भर किसी चीज को हम डिस्ट्रॉय कर दें मास को, तो हमको इतना एनर्जी मिल जाएगा कि शायद पूरा शहर मतलब पूरा कोलकाता जल जाएगा आराम से, इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा, इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो सिंपली याद रखना कि जब हम लोग 1 mu मास को डिस्ट्रॉय करते हैं, मास डिफेक्ट में मास डिस्ट्रॉय होता है, तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है हम लोग को। इसी तरह अगर 2 mu पूछ लेगा तो डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तुमको याद रखना है, ये कैलकुलेशन इतना नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये तुम बता दिए कैसे आता है। तो सिंपली याद रखना 1 mu में इतना मास डिस्ट्रॉय 1 mu मास डिस्ट्रॉय होता है तो इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। एक्सप्रेशन वगैरह याद रखना, ये बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है, यानी कितना एनर्जी रिलीज होता है। और मास डिफेक्ट का पहले बनाया है, वीडियो को पीछे जाके देख सकते हो। तो आज यहीं तक, थैंक यू। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर देना, थैंक यू।